हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ये नया वर्ष आपके जीवन में सदैव एक ऊर्जा प्रदान करे। आप सदैव प्रगति के रास्ते पर रहें, पढ़ लिख करके। और भी जो क्षेत्रों में लोग हैं उनको अपनी मेहनत के साथ एक नया आयाम मिले। मेरी यही दुआएं और कामना है आपके लिए। नए वर्ष की पुनः आपको बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की तरफ से। आज के सुप्रभात में आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज के सेशन में हम लोग फिर अपने अध्ययन के प्रति चलेंगे, जहां हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। ठीक, क्योंकि शिक्षा जगत में शिक्षा ही एक ऐसा दूध है जो जितना इसको पिएगा उतना दहाड़ेगा। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने इसको तो पहले ही लिखा था। और शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। ठीक, शिक्षा ही एक ऐसी चीज है कि जिंदगी में वो ऊंचा आयाम हासिल करवा सकती है जो कभी आप सपनों में भी नहीं सोचे होंगे। तो इसलिए शिक्षा की ताकत बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको ग्रहण करना और इसे जीवन की पद्धति को सही बनाना, सही रास्ता मार्गदर्शन लेना, शिक्षा बहुत जरूरी है। इसलिए शिक्षा भी अपने जीवन की एक अहम टुकड़ी बना करके चलिए कि कहीं ना कहीं अगर शिक्षा की कमी होगी तो आप कोई भी निर्णय लेने में भविष्य में या पिछले जो भूतकाल बीता हुआ है, फिर बीच में जो वर्तमान चल रहा है, उसमें भी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है आपको। चलिए, आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियां। हम लोगों ने बात किया था कि राष्ट्रपति के पास दो प्रकार की शक्तियां होती हैं, सामान्य शक्तियां और आपातकालीन शक्तियां। सामान्य शक्तियों में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास कुल 10 प्रकार की शक्तियां होती हैं और आपातकालीन शक्तियों में हमने बताया था कि राष्ट्रपति के पास 3 शक्तियां होती हैं। तो सामान्य शक्तियों में हम राष्ट्रपति की 2 शक्तियों के बारे में अध्ययन किए थे। पहला कार्यकारी शक्तियां, यानी राष्ट्रपति के संबंध में कौन कौन से कार्य आते हैं, राष्ट्रपति को क्या क्या करने होते हैं, कार्यकारी संबंधी शक्तियों को हमने देखा। दूसरा हम लोगों ने देखा था सैन्य शक्तियां, यानी राष्ट्रपति जो है भारत के तीनों सेनाओं का जो सर्वोच्च कमांडर होता है। ठीक, सैन्य संबंधी शक्तियां भी राष्ट्रपति में होती हैं, लेकिन संसद भी इसके विषय में क्या कर सकती है, कानून बना सकती है। यहां तक हम लोगों ने देखा था। आज फिर उसी तीसरे पॉइंट पर हम लोग चलेंगे। सामान्य शक्तियों की तीसरी पॉइंट आती है वैदेशिक शक्तियां, यानी क्या राष्ट्रपति के पास विदेश संबंधी भी शक्तियां होती हैं क्या, वही चीज लिखेंगे, वैदेशिक शक्तियां। तीसरी पॉइंट पर हम चलेंगे और नोट करिएगा तीसरी पॉइंट में वैदेशिक शक्तियां। क्या, वैदेशिक शक्तियां, वैदेशिक वैदेशिक शक्तियां, वैदेशिक शक्तियां, वैदेशिक शक्तियां। वैदेशिक शक्तियां क्या होती हैं, आइए इसको हम जानते हैं। वैदेशिक शक्तियां यानी विदेश संबंधी जो शक्तियां होती हैं वो राष्ट्रपति के पास होती हैं। जो भारतीय क्षेत्रों के राजदूत हैं, जो दूत हैं भारतीय क्षेत्रों के, इनकी जो विदेशों में नियुक्ति की जाती है वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। यानी जो हमारे भारतीय दूत नियुक्त होंगे, ठीक, उनकी नियुक्ति विदेशों में कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति ही करता है। और जितने भी अंतरराष्ट्रीय संबंध, करार, समझौते होंगे उसका नेतृत्व कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। जितना भी सम्मेलन होंगे, ठीक, उसका नेतृत्व राष्ट्रपति ही करता है। अगर राष्ट्रपति नहीं जाता है, दूसरा जाता है, तब भी वो राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। ठीक, तो आइए लिखते हैं। वैदेशिक शक्तियों में स्टार बनाकर लिखिएगा भारतीय दूतों की नियुक्ति। वैदेशिक शक्तियों में स्टार बनाकर लिखेंगे भारतीय दूतों की नियुक्ति, भारतीय दूतों की नियुक्ति, दूतों की नियुक्ति, की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। कौन, भारत का राष्ट्रपति करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। ठीक, भारतीय दूतों की जो नियुक्ति होती है कौन करता है, भारत का राष्ट्रपति करता है। आगे की तरफ स्टार बनाकर लिखेंगे, लिखिएगा अंतरराष्ट्रीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों, अंतरराष्ट्रीय संबंधों,
अंतरराष्ट्रीय संबंधों, यानी जो एक देश का दूसरे देश से, अपने देश से जो संबंध है उसको अंतरराष्ट्रीय संबंधों के समस्त के समस्त के समस्त के समस्त कार्यों का नेतृत्व राष्ट्रपति ही करता है, राष्ट्रपति ही करता है, ही करता है। नोट कर लीजिएगा, अंतरराष्ट्रीय जो भी संबंध होंगे उन संबंधों का नेतृत्व कौन करेगा? समस्त कार्यों का राष्ट्रपति करता है। हमने बताया कि कोई भी सम्मेलन है, कोई भी संधि है, समझौता है, वो किसके नाम से किए जाते हैं? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाएंगे। उसका नेतृत्व करता राष्ट्रपति होता है। अगर वो नहीं जाता है, कोई भी भारत का विदेश मंत्री भी जाता है तो राष्ट्रपति के नाम से ही होगा, भले भारत का विदेश मंत्री उसमें सम्मिलित हो रहा है। चलिए आगे की तरफ लिखेंगे, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार, इसी में स्टार बना करके, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार, समझौते और करार, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार, ठीक, करार राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, नाम से ही किए जाते हैं, नाम से ही किए जाते हैं, किए जाते हैं। यहाँ जो करार शब्द आया है, करार का मतलब है संधि, ठीक, इसको नोट कर लीजिएगा, कोष्टक में नीचे संधि आप लिख सकते हैं। ये राष्ट्रपति की वैदेशिक शक्तियां है कि वे भारतीय जो दूत हैं, इन दूतों की नियुक्ति विदेशों में करता है, ठीक। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के समस्त कार्यों का नेतृत्व राष्ट्रपति ही करता है। और फिर हमने लिखा, अंतरराष्ट्रीय समझौते और करार राष्ट्रपति के नाम से ही क्या किए जाते हैं? संपन्न किए जाते हैं। ये भारत के राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों में विशिष्ट शक्तियां रही हैं। अब अगले पॉइंट पे हम चलेंगे, किस पे? अगले पॉइंट पे हम चलेंगे न्यायिक शक्तियों के बारे में। किसके? न्यायिक शक्तियों के बारे में। राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या हैं, आइए देखते हैं। चौथे पॉइंट पे हम चलेंगे और नोट करेंगे भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं, ठीक, भारत के राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियां क्या क्या हैं। चलिए नोट करिएगा, न्यायिक शक्तियां, चौथा पॉइंट है न्यायिक शक्तियां। भारत के राष्ट्रपति के पास न्यायिक शक्तियां कौन कौन सी हैं? न्यायिक शक्तियां, ठीक, यानी न्यायालय से संबंधित शक्तियां कौन कौन सी इसको दी गई हैं, आइए देखते हैं। न्यायिक शक्तियां, ठीक, इसमें नोट करिएगा स्टार बना करके, सुप्रीम कोर्ट एवं हाई कोर्ट, कहां कहां? सुप्रीम कोर्ट, ठीक, एवं हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश, के मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश, एवं अन्य न्यायाधीश, न्यायाधीशों, न्यायाधीशों, न्यायाधीशों की नियुक्ति, की नियुक्ति राष्ट्रपति, राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है, ही की जाती है। यानी इसमें राष्ट्रपति की परमिशन होना जरूरी है। यानी हम कह सकते हैं राष्ट्रपति के द्वारा ही क्या की जाती है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं, मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ठीक, एवं अन्य न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है या इनसे अनुमति लेकर के ही की जाती है। यानी सुप्रीम कोर्ट में अन्य न्यायाधीशों की जब नियुक्ति करनी होगी तो मुख्य न्यायाधीश किससे पहले सलाह लेगा? राष्ट्रपति से सलाह लेगा, ठीक। उसी प्रकार हाई कोर्ट में भी इसी प्रकार, इसी में न्यायिक शक्तियों में और आता है आर्टिकल, अनुच्छेद आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 आता है। इसमें कहा गया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत के मुख्य न्यायाधीश के, भारत का, पहले लिखिएगा भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति, भारत का राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश से, मुख्य न्यायाधीश, किसके मुख्य न्यायाधीश से? सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट के, ठीक, मुख्य न्यायाधीश से सलाह आबलिक परामर्श, परामर्श लेने
लेने लेने की शक्ति, लेने की शक्ति है। ठीक। 143 में कहा गया कि जो भारत का राष्ट्रपति है वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह या परामर्श ले सकता है। यहाँ पर परामर्श बात आती है, सलाह आती है, दो शब्द हैं। देखिएगा, जो परामर्श होता है हमेशा अनुभवी व्यक्ति ही परामर्श देता है। ठीक। जो सीनियर होते हैं, सीनियर ही परामर्श देते हैं, और जो छोटे होते हैं या कभी कभी बड़े भी होते हैं, बराबरी में होते हैं, वो हमेशा सलाह प्रदान करते हैं। ठीक। वो सलाह देते हैं, और जो बड़े होते हैं वो परामर्श देते हैं। ठीक। अनुभव जिनके पास है, सीनियर हैं जो, वो परामर्श देते हैं, बाकी अधिकतर लोग सलाह देते हैं। आगे की तरफ ये रही न्यायिक शक्तियां किसकी सामान्य शक्तियों में राष्ट्रपति की, कि वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीशों, अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में भी उसका कार्य होता है, यानी वो नियुक्ति करता है। 143 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति को मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मतलब होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश है उससे सलाह या परामर्श लेने की क्या है, उसके पास शक्ति है या अनुमति है, उस ले सकता है, लेकिन बाध्य नहीं है। मानने के लिए नीचे आप कोष्टक में लिख सकते हैं कि अगर जो भी वो परामर्श या सलाह लिया उसके मानने के लिए वह बाध्य नहीं है। चलिए आगे की तरफ देखेंगे, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां क्या क्या है। हेडिंग डालिएगा, अगली शक्ति, पांचवा, राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां क्या। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां एक एक करके हम लोग इसको भी देखेंगे कि राष्ट्रपति की जो विधायिक शक्तियां हैं ये क्या क्या हैं। राष्ट्रपति की विधायिक शक्तियां, आइए देखते हैं। विधायिक शक्तियां, हेडिंग डाल लेंगे पांचवा, विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियां। ठीक, देखिएगा विधायिक शक्तियां क्या क्या। ठीक, विधायिक शक्तियां, विधायिक शक्तियों में आता है अनुच्छेद 79 क्या, अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 79 इसमें दिया गया है कि संसद का गठन। ठीक, संसद का गठन लिखेंगे इसमें, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। इसमें संसद की बात की गई है, राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है, का एक अभिन्न अंग है, का एक अभिन्न अंग है, अभिन्न अंग है। यानी जो राष्ट्रपति है वो संसद का क्या है, एक अभिन्न अंग है। कैसे, जैसे संसद है, ठीक, अब संसद के दो सदन, कौन, एक लोकसभा और दूसरा कौन होता है, ये लोकसभा के अलावा दूसरा कौन होता है, राज्यसभा। नोट करेंगे, लोकसभा और राज्यसभा। फिर अब तीसरा कौन होता है, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति यही जो होता है ये अभिन्न अंग होता है, किसका, संसद का। कोष्टक में लिख लेंगे इधर कहीं, अभिन्न अंग, क्या, अभिन्न अंग, यहां लिख लेंगे अभिन्न अंग। अभिन्न अंग होता है कौन, राष्ट्रपति। ठीक, अभिन्न अंग होता है राष्ट्रपति। यानी अनुच्छेद 79 में राष्ट्रपति संसद का एक अभिन्न अंग है। संसद, लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति। आगे की तरफ दूसरे आर्टिकल के बारे में देखेंगे। विधायी शक्तियों में दूसरा आर्टिकल आता है अनुच्छेद 85। क्या, अनुच्छेद 85, 85, आर्टिकल 85 देखेंगे। आर्टिकल 85 क्या कहता है, लिखेंगे, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को, राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों के, संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा, कोष्टक में लिख लीजिएगा, दोनों सदनों, कोष्टक में लिख लीजिएगा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सत्र को बुलाता है। यानी जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों के सत्र को क्या करता है, बुलाता है। ठीक, यानी सत्रावसान करने की शक्ति राष्ट्रपति के पास है।
राष्ट्रपति के पास है, राष्ट्रपति के पास है। सत्रावसान एक शब्द आया है यहाँ पर, ध्यान दीजिएगा। सत्रावसान का मतलब होता है, ठीक, सत्रावसान इसका मतलब होता है कि सत्र को आरंभ भी करना और उसी का अंत भी करना राष्ट्रपति के हाथों में होता है। सत्र कौन कौन से होते हैं? संसद के दोनों सदनों, लोकसभा और राज्यसभा के सत्रों को, सत्र कौन होते हैं दोनों सदनों में? तो सत्र नोट करेंगे, सत्र जो होते हैं उसको नोट करेंगे। सत्र, सेशन, इसको इंग्लिश में बोलते हैं सेशन, ठीक। सत्र तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है बजट सत्र, जो फरवरी के समय में लाया जाता है, फरवरी मार्च के समय में बजट सत्र। दूसरा होता है बजट सत्र के बाद मानसून सत्र, मानसून सत्र, ठीक, मानसून सत्र जो जुलाई और अगस्त के समय में होता है, ठीक। तीसरा जो होता है दिसंबर के लास्ट महीने के करीब में होता है, जिसका नाम होता है शीतकालीन सत्र। क्या? शीतकालीन सत्र, शीतकालीन सत्र। यानी इन तीनों सत्रों की बैठक को, तीनों सत्रों को बुलाता है, ठीक। और सत्रावसान करने की, यानी राष्ट्रपति को सत्र को आरंभ करने के भी और सत्र को खत्म भी करने का, तीनों सत्रों को बारी बारी से जब समय आता है तो सबको बुलाता है और उसको खत्म करने का भी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। यानी सत्रावसान करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति को। इसका मतलब सत्रावसान का नीचे कोष्टक में आप लिख लीजिएगा, लिखिएगा नीचे, यानी सत्र को कब बुलाना है, कब बुलाया जाएगा और कब खत्म किया जाएगा, ये शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नोट करिए, एक लाइन और यही नीचे लिखिएगा, स्टार बना करके 85 में ही लिखिएगा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। यही नोट कर लीजिएगा, लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। लोकसभा को भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। भंग करने की शक्ति भी, भंग करने की शक्ति भी, भंग करने की शक्ति भी राष्ट्रपति के पास है। भंग करने की शक्ति भी किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। नोट कर लीजिएगा, यानी जो लोकसभा है इसको भंग कर देगा कौन? राष्ट्रपति, ठीक। आगे की तरफ आइए देखते हैं क्या है अगला आर्टिकल, अनुच्छेद 86 क्या कहता है? राष्ट्रपति के पास वो कौन सी विधायी शक्तियों में कौन सी शक्ति प्रदान करता है? तो अभी हम लोगों ने देखा कि जो संसद का अभिन्न अंग भी है कौन? राष्ट्रपति, और यही संसद के सत्रों को बुलाता भी है और यही तय करता है कि संसद के सत्रों को खत्म कब करना है। कौन? राष्ट्रपति ही तय कर देता है, ठीक। और लोकसभा को भंग करने की पूरी शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है, ठीक। जब ये चाहेगा लोकसभा को भंग कर सकता है, ठीक, राष्ट्रपति के पास है। आइए देखते हैं आर्टिकल 86, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86, अनुच्छेद 86, 86 नोट करिएगा, पहले नोट करेंगे तब समझेंगे। लिखेंगे, राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण, राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण, राष्ट्रपति द्वारा संसद में भाषण या संसद में भाषण या अभिभाषण देने का या अभिभाषण देने का प्रावधान दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ एक शब्द आया है अभिभाषण। भाषण की जगह पे अभिभाषण ही उपयुक्त माना जाता है। अभिभाषण क्या होता है? भाषण, कोई भी व्यक्ति बात करता है या कुछ बोलता है, ठीक, वो वक्ता हो गया और उस जो दिया वो भाषण हो गया, ठीक। कहीं भी किसी भी प्रकार के चुनाव में या कहीं भी भाषण ही दिया जाता है विशिष्ट जनसमूहों के। लेकिन जब किसी विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा किसी विशिष्ट आयोजन में कुछ विशिष्ट लोगों के बीच, यानी जो सांसद है, विधायक है, इन विशिष्ट लोगों के बीच, समक्ष लोगों के बीच जब कोई बात विशिष्ट व्यक्ति करता है किसी विशिष्ट तथ्य पे, तो वो क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। राष्ट्रपति विशिष्ट हो गया, जो सांसद उपस्थित है संसद के दोनों सदनों को विशिष्ट हो गए, किसी विशिष्ट तथ्य को लेकर के बात हो रही है किसी सत्र में, वो अभिभाषण कहलाता है। यानी
विशिष्ट व्यक्ति के द्वारा विशिष्ट तथ्यों पर विशिष्ट जन समूहों के मतलब विशिष्ट लोगों के बीच दिया गया भाषण ही क्या कहलाता है? अभिभाषण कहलाता है। यानी 86 यह प्रावधान करता है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद में अभिभाषण देने का क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। राष्ट्रपति कितनी बार अभिभाषण देता है? ठीक, इसको नोट कर लेंगे, 2 बार राष्ट्रपति अभिभाषण देता है। एक तो जब बजट सत्र की शुरुआत होती है तब राष्ट्रपति सबसे पहले सत्र में क्या करता है? अभिभाषण देता है। और जो अभिभाषण उसकी तैयार करती है, कौन तैयार करती है? कौन तैयार करेगा? ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ये भी क्वेश्चन एसएससी की परीक्षाओं में ठीक कई बार पूछे जा चुके हैं, पीसीएस की परीक्षाओं में भी पूछे जा चुके हैं कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ठीक, दूसरा कब देती है? जब नए सरकार का मतलब चुनाव होता है और चुनाव होने के बाद जब वो पहले किसी सत्र में प्रवेश करती है, आती है, तो उस समय भी राष्ट्रपति क्या करता है? अभिभाषण देता है। ठीक, नोट करेंगे इसी के तहत क्या होता है? इसी के तहत क्या होता है? इसी के तहत नीचे नोट करेंगे 2 बार होता है। कब? एक बजट सत्र, क्या? बजट सेशन, इसको बोलते हैं इंग्लिश में बजट सेशन। एक बजट सत्र के समय क्या करेगा? राष्ट्रपति भाषण देगा। और दूसरा होता है नई सरकार के गठन के बाद प्रथम सत्र में यानी नई सरकार का जब गठन हो जाएगा और गठन के बाद जब वो पहले सत्र में आएगी, प्रथम सत्र में, तो राष्ट्रपति क्या करेगा? उसके बाद अभिभाषण देता है। और शुरुआत राष्ट्रपति की अभिभाषण से होती है, यानी बजट सत्र की शुरुआत भी राष्ट्रपति के अभिभाषण से होती है। और नई सरकार गठन होने के बाद जब प्रथम सत्र में आती है, किसी भी सेशन में, बजट सेशन में, मानसून सेशन में या शीतकालीन सत्र में, उसी के बाद से क्या होता है? उस सदन की शुरुआत होती है। ठीक, आगे की तरफ हम देखेंगे, आप क्वेश्चन बताएंगे कि राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। ठीक, आगे अगली जो राष्ट्रपति की विधायी शक्तियां हैं वो किस आर्टिकल में दी गई हैं, आइए हम बात करते हैं उस पर भी। ठीक, यानी राष्ट्रपति का अगला जो विधायी शक्ति है वो किस आर्टिकल में है, आइए हम उस पर बात करते हैं। कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप बताएं। अगला जो आता है राष्ट्रपति की विधायी शक्तियों में 87 अनुच्छेद 87 देखेंगे। पहले है क्या इसमें, इसके बाद इसको समझेंगे। ठीक, नोट करिएगा, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होगा। क्या? विशेष, राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होगा। ये आर्टिकल जो हम इधर पढ़ा दे रहे हैं शायद बाद में हम न पढ़ाएं। ठीक, इसको इधर ही जैसे 87 अब दोबारा नहीं पढ़ाया जाएगा क्योंकि इधर पढ़ा दिया जा रहा है। तो इसमें कहा गया राष्ट्रपति का संसद में क्या होगा? विशेष अभिभाषण होगा। लेकिन कब? ठीक, तो नीचे लिखेंगे लेकिन कब होगा। ठीक, यानी जो राष्ट्रपति होगा ये संसद में विशेष अभिभाषण होगा इसका, यानी संसद में विशेष अभिभाषण देगा। संसद का मतलब जहां लोकसभा और राज्यसभा दोनों एक साथ बैठे होंगे। कब होगा? नीचे लिखिएगा संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। जब संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। और संयुक्त अधिवेशन को बुलाने की राष्ट्रपति के पास शक्ति कहां से है? ठीक, तो नोट करेंगे अनुच्छेद 108 क्या करता है? ठीक, जब संसद में ठीक किसी भी विधेयक को लेकर के, किसी भी प्रस्ताव को लेकर के संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में कोई या दोनों सदनों में ही गतिरोध उत्पन्न हो जाए किसी भी प्रस्ताव को लेकर के, ठीक, लड़ाई झगड़ा होने लगे अंदर किसी भी प्रस्ताव को लेकर के, ये चीज नहीं होनी चाहिए। दोनों संसद के दोनों सदनों में अगर ऐसा हो जाता है किसी भी प्रस्ताव या किसी भी विषय को लेकर के, कानून पारित होने के विषय में, ठीक, उसमें गतिरोध हो गया हो, तो ऐसे में राष्ट्रपति क्या करता है? संयुक्त अधिवेशन की बैठक बुलाएगा। और संयुक्त बैठक की अधिवेशन अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति को शक्ति है कि वो बुलाएगा। और संयुक्त अधिवेशन की जब वो इसमें बैठक बुलाएगा तो इस संयुक्त अधिवेशन की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा?
लोकसभा अध्यक्ष करेगा, अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं होगा तो उपाध्यक्ष करेगा, और अगर लोकसभा उपाध्यक्ष भी नहीं होगा तो उस सदन में यानी लोकसभा के जो सदन का सदस्य होगा उसमें जो वरिष्ठतम सदस्य होगा, जो आयु में अधिक होगा, वो वरिष्ठतम सदस्य उसकी क्या करता है, अध्यक्षता करता है। ठीक, तो राष्ट्रपति अनुच्छेद 87 यानी 88-87 के अनुसार राष्ट्रपति का संसद में विशेष अभिभाषण होगा। अभिभाषण क्या होता है हमने इसको बताया। ठीक, लेकिन कब अभिभाषण होगा, जब वो संयुक्त अधिवेशन को बुलाएगा। और संयुक्त अधिवेशन कब बुलाया जाता है, हमने बताया कि जब किसी भी प्रस्ताव को, किसी भी विषय को, किसी भी मामले को लेकर के संसद के दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो जाता है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त अधिवेशन बुलाता है दोनों को मिला करके। ठीक, उसकी जानकारी लेने हेतु कि क्या कमी रह गई कि ये प्रस्ताव पारित नहीं हुआ, क्यों गतिरोध उत्पन्न हो गया, किस विषय पर, ऐसा क्या था मामला, उसको इसी के लिए संयुक्त अधिवेशन बुलाता है। संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, नीचे आप लिखेंगे एसएससी की परीक्षाओं में। ठीक, कई बार क्वेश्चन जाकर पूछा गया है। ठीक, तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है, तो संयुक्त अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष नहीं है तो उपाध्यक्ष करेगा लोकसभा का। अगर वो भी नहीं है तो उस समय जो वरिष्ठतम सदस्य होगा वो वरिष्ठतम सदस्य क्या करेगा, इसकी अध्यक्षता करेगा। ये विधायी शक्तियां रही किसके द्वारा, राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियों के द्वारा। अब राष्ट्रपति की संसद में नियुक्ति संबंधी यानी जो संसद है, संसद में राष्ट्रपति किन किन लोगों की नियुक्तियां करता है, इसको देखेंगे हम लोग। आगे हेडिंग डालेंगे संसद में नियुक्ति संबंधी शक्ति, अगले नंबर का। ठीक, ये 5 हो गए। 6वां नंबर हेडिंग होगी संसद में नियुक्ति संबंधी शक्तियां किसके पास, जो राष्ट्रपति के पास है। यानी राष्ट्रपति संसद में किन किन लोगों की नियुक्तियां करता है, आइए इसको देखते हैं। ठीक, संसद में नियुक्ति संबंधी शक्ति, 6 नंबर लिखेंगे। संसद में नियुक्ति संबंधी शक्ति, संसद में नियुक्ति संबंधी शक्ति यानी राष्ट्रपति जो है संसद में किन किन लोगों की नियुक्ति करता है। ठीक, इसको हम देखेंगे, नियुक्ति संबंधी शक्ति। आइए देखते हैं। 2 आर्टिकल है, 2 आर्टिकलों को पहले लिखेंगे। एक है आर्टिकल 331। ठीक, आर्टिकल 331। आइए देखते हैं आर्टिकल 331 और 80 दो हैं, इसको इससे लिखेंगे तो अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331, अनुच्छेद 331। आइए देखते हैं क्या है। अनुच्छेद 331 जो कहता है कि 2 आंग्ल भारतीयों को लोकसभा में क्या करेगा, मनोनीत करेगा। कौन, भारत का राष्ट्रपति। क्या कहता है, लोकसभा जो होगी यानी इसमें लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय, आंग्ल एंग्लो इंडियन जिसे बोलते हैं, आंग्ल भारतीय, इसको इंग्लिश में बोलेंगे एंग्लो इंडियंस। ठीक, एंग्लो इंडियन की को मनोनयन करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। कौन, राष्ट्रपति करेगा। कौन करेगा, राष्ट्रपति करेगा। ठीक, ऐसा कहा गया कि जब लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या 552। ठीक, और पेट की पिछले जो पहली बार पेट की परीक्षा हुई थी इसमें पूछा गया था कि लोकसभा की अधिकतम सीटों की संख्या कितना है, तो 552 है। ठीक, लेकिन चुनाव कितने पर होता है, 545 पे, जिसमें 2 सदस्य क्या होते हैं, मनोनयन होता है। ऐसा कहा गया कि जब देखा जाएगा कि लोकसभा में सदस्यों का, ठीक, लोकसभा में सदस्यों का प्रतिनिधित्व कम है, यानी कम जनसंख्या कम लग रही है लोकसभा में, तो वो कहा गया जनसंख्या कम लग रही है क्योंकि पहले और भी जनसंख्या कम होती थी, इसीलिए। अगर ऐसा लगता है कि लोकसभा में जनसंख्या का प्रतिनिधित्व कम है यानी सांसदों का प्रतिनिधित्व कम है, तो ऐसे समय में राष्ट्रपति क्या करेगा, 2 आंग्ल भारतीयों को क्या करेगा, इनको भी क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक, अपने से मनोनयन, इनका चुनाव नहीं होता है, मन का मतलब है नाम से ही उनको मनोनयन चुन लेना। ठीक, इनको चुना जाएगा।
तो लोकसभा में आंग्ल भारतीय, दो आंग्ल भारतीय को, कितने को, दो आंग्ल भारतीयों को मनोनयन करेगा कौन, राष्ट्रपति करेगा। लेकिन बाद में अब इस समय क्या हो गया, 104वां संविधान संशोधन हो गया, 104वां CAA कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम, 104वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, संविधान संशोधन अधिनियम लिखेंगे 26 जनवरी 2020। कब, 2020, 26 जनवरी 2020, 26 जनवरी 2020। ठीक, ये संशोधन हो गया। ठीक, इसमें क्या कहा गया, ये प्रक्रिया को, जो मनोनयन की प्रक्रिया थी, इसको समाप्त कर दिया गया। लिखेंगे इसके तहत समाप्त कर दिया गया। इसके तहत लोकसभा में मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। मनोनयन की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। की प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया। यानी 104वां संविधान संशोधन हो गया 2020 में। और जो दो लोग मनोनयन की प्रक्रिया थी लोकसभा में, जो दो लोगों को राष्ट्रपति क्या करता है, मनोनीत करता था, उनको क्या कर दिया गया, इसके द्वारा हटा दिया गया। ठीक, नोट करेंगे इसको, बहुत जल्दी नोट करेंगे। अगर कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ठीक, नोट करते रहिए। आगे की तरफ चलेंगे हम लोग। ठीक, आगे की तरफ आर्टिकल, ये लोकसभा का संबंधी रहा। ठीक, जो 331 में दिया गया है। आगे हम देखेंगे अनुच्छेद 80 में क्या बात की गई है, राज्यसभा के बारे में बात की गई है। और उसी में कहा गया 80 के अनुसार, ठीक, क्या कहा गया राज्यसभा में, अनुच्छेद 80 क्या देता है, ये संसद में नियुक्ति संबंधी अधिकार, अनुच्छेद 80 देखेंगे क्या देता है। कहता है कि राज्यसभा में राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा। ठीक, इसमें कहा गया कि जो राज्यसभा है, अब तक हम लोगों ने लोकसभा देखा, इसमें कहा गया कि जो राज्यसभा है, इसमें राष्ट्रपति क्या करेगा, 12 सदस्यों को क्या करेगा, मनोनीत करेगा। ठीक, लेकिन किनको मनोनीत करेगा, वे जो विशेषज्ञ होते हैं। लिखेंगे जो विशेषज्ञ होते हैं। किस चीज में विशेषज्ञ होते हैं, आइए देखते हैं। ठीक, जो विशेषज्ञ होते हैं, किन किन चीजों में विशेषज्ञ होते हैं। पहला लिखेंगे साहित्य, यानी जिनको साहित्य में काफी अनुभव हो। ठीक, उनको चूज करता है कौन, राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है। दूसरा होता है कला, कोई भी कला के क्षेत्र में। ठीक, ये नहीं कि बस जो ड्राइंग है वही। ठीक, किसी भी क्षेत्र में उनकी कला है, क्रिकेटर है, या किसी भी क्षेत्र से क्रिकेटर है, धावक है, किसी भी क्षेत्र से अगर उनके अंदर कोई कला निहित है, तो ऐसे व्यक्ति को भी राष्ट्रपति राज्यसभा में क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। ठीक, अगला देखेंगे विज्ञान के क्षेत्र में। किसके, विज्ञान के क्षेत्र में। जो विज्ञान है, इसके क्षेत्र में अगर उनको काफी नॉलेज है या कुछ योगदान है, ठीक, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या कर सकता है, मनोनीत कर सकता है। कला विज्ञान हो गया। ठीक, आगे की तरफ लिखेंगे समाज सेवा। चौथा, विज्ञान के बाद समाज सेवा। क्या, समाज सेवा। ठीक, समाज सेवा में हर प्रकार की सेवा आ जाती है। अगर ऐसा व्यक्ति सामाजिक सेवा में, शिक्षा में कार्य किया है, ऐसे व्यक्ति को राष्ट्रपति क्या करेगा, मनोनीत करेगा। राज्यसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितना होती है, जल्दी बताइए। तो 250। ठीक, उसमें 552 होती है लोकसभा में, इसमें 250 होती है अधिकतम। चुनाव कितना पर होता है, चुनाव कितने पर होता है, चलिए चुनाव कितने पर होता है जी,
12 मनोनीत हो जाएंगे। 245 पर चुनाव होता है, 12 मनोनीत होते हैं, बचते कितने हैं? 233। 233 पे चुनाव होता है। ठीक, कौन कौन चुनाव में भाग लेते हैं? हम लोग राज्यसभा जब पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि कौन कौन लोग इसमें भाग लेते हैं। आगे की तरफ अब हम लोग ये 12 सदस्यों की इसमें मनोनीत होता है, इसमें अभी भी जारी है, इसमें समाप्त नहीं किया गया। बस लोकसभा में 104वां संविधान संशोधन 26 जनवरी 2020 को करके उसके जो 2 लोग मनोनीत होते थे लोकसभा में, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया। ठीक, आगे की तरफ देखेंगे हम लोग इसमें विधेयकों पर अधिकार, यानी जो राष्ट्रपति है कोई भी विधेयक आता है, विधेयक क्या होता है? ठीक, कौन कौन से प्रकार के विधेयक होते हैं हमने इनको भी पहले बता दिया है। शुरुआत में जब संविधान पढ़ा रहा था तो शुरुआत की क्लासों में जाकर के पहले खोजिए कि साधारण विधेयक क्या होता है। साधारण बहुमत मतलब विधेयक, किसी भी विषय पर जब वो कानून बन रहा होता है तो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। किसी भी विषय पर जब कोई भी किसी भी प्रकार का कानून बनता है तो क्या कहलाता है? विधेयक कहलाता है। और वही जब संसद में उस विधेयक पर कानून बन जाता है और वहां से संसद के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, या यहाँ विधानमंडल में है, यहाँ भी विधानसभा और विधान परिषद के जब दोनों सदनों से पारित हो जाएगा तो वो जब राष्ट्रपति या राज्यपाल के पास जाता है, जब उनकी साइन और मोहर हो जाती है तो वो क्या कहलाता है वहां पर? तो वहां पर वो कानून, एक्ट, अधिनियम कहलाने लगता है। ठीक, क्या कहलाने लगता है? अधिनियम कहलाने लगता है। तो हम लोग देख रहे थे विधेयकों पर विशेषाधिकार। अगली शक्ति क्या है राष्ट्रपति की? 7वें नंबर की, विधेयकों पर विशेषाधिकार। हेडिंग डालेंगे विधेयकों पर, विधेयकों पर, विधेयकों पर, विधेयकों पर राष्ट्रपति, विधेयकों पर राष्ट्रपति का अधिकार, राष्ट्रपति का अधिकार। यानी विधेयक, जो कोई भी विधेयक आएगा, ठीक, उस पर राष्ट्रपति का क्या अधिकार है? ठीक, इसको हम जानेंगे। अभी हमने बताया जो विधेयक है, विधेयक क्या होता है? शिक्षा विषय है, ठीक, जनगणना विषय है, डाक विषय है, रेलवे विषय है। अगर इन विषयों पर किसी भी विषय पर कानून बनाया जा रहा है, स्वास्थ्य सुरक्षा पर कानून बनाया जा रहा है, ठीक, भारत कृषि मंत्रालय पर, अगर भारत सरकार द्वारा कृषि मंत्रालय पे या किसी भी तरीके का किसी भी चीज पर अगर कानून बनाया जा रहा है, कृषि कानून हो या कोई भी हो, अगर वो कानून जब संसद के दोनों सदनों के अंदर हो, ठीक, उस पे कानून बनाया जा रहा हो, तो उस विषय पर जिस पे कानून बनाया जा रहा है वो विधेयक कहलाता है, वो प्रारूप ही विधेयक कहलाता है। जिस विषय पर पूरा कानून बनाया जा रहा है, संसद के दोनों सदनों से जब वो पारित होता है तो विधेयक ही होता है। और जब वो राष्ट्रपति के पास पहुंचता है विधेयक, जब राष्ट्रपति उस पर साइन और मोहर यानी अपनी अनुमति प्रदान कर देता है, पारित कर देता है, तो वही विधेयक किसमें बदल जाता है? अधिनियम, एक्ट, कानून में बदल जाता है। ठीक, तो दो चीज होती है, होता है, ठीक, क्या कहे, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल होता है, यानी संविधान संशोधन विधेयक। और फिर यही बात कर क्या हो जाता है? सीएए हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन अधिनियम। ठीक, यानी पहले वो बिल था, जब संसद के दोनों सदनों के अंदर होगा तो वो बिल रहेगा, और जब वही राष्ट्रपति की अनुमति मिल जाएगी तो क्या हो जाएगा? विधेयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विधेयक हो जाएगा। तो विधेयकों पर राष्ट्रपति का जो अधिकार है, इसको कहीं कहीं 3 प्रकार का देता है, कहीं कहीं 4 प्रकार के अधिकार दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं राष्ट्रपति के पास जो विधेयकों संबंधी अधिकार है, कौन कौन से अधिकार हैं। ठीक, इसमें लिखेंगे स्टार बना करके, ठीक, स्टार बना करके पहले लिखेंगे, लिखिएगा इसमें स्टार बना करके सबसे पहले लिखिएगा। इसमें कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही, नोट करिए, कोई भी विधेयक राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही अधिनियम बनता है। कोई भी विधेयक है वो राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही क्या होता है? अधिनियम बनता है। क्या बनता है? अधिनियम बनता है। आइए इसमें देखिएगा, वीटो शक्ति, वीटो शक्ति, राष्ट्रपति के पास वीटो पावर क्या होती है? वीटो शक्ति। क्या? वीटो शक्ति, यानी राष्ट्रपति जो है इसके पास वीटो पावर क्या है? ठीक, इस चीज को हम समझेंगे। तो वीटो पावर 4 प्रकार की होती है। कॉलम बनाएंगे पहले वीटो, फिर 3-4 कॉलम बनाएंगे वीटो। एक में लिखेंगे वीटो और दूसरे में लिखेंगे अर्थ, परिभाषा, अर्थ या परिभाषा, यानी उसकी परिभाषा क्या होती है?
ठीक, या परिणाम क्या होता है। फिर इसके बाद इसमें उदाहरण में लिख लेंगे कि किस देश में क्या है, ठीक, उदाहरण, उदाहरण, ठीक, इसको कॉलम बना लेंगे, ठीक, इसमें कॉलम बना लेंगे उदाहरण। एक एक करके हम लोग देखेंगे, कहीं कोई दिक्कत परेशानी होती है कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे। एक तरफ उदाहरण, एक तरफ अर्थ, एक तरफ परिभाषा लिखेंगे, ठीक। आइए देखते हैं हम इसमें। पहला जो बीटो आता है जिसे बोलते हैं निरपेक्ष बीटो, क्या बोलते हैं, निरपेक्ष बीटो बोलते हैं। पहले को बोलते हैं निरपेक्ष बीटो, निरपेक्ष बीटो, निरपेक्ष बीटो। बीटो का मतलब होता है एक शक्ति, ठीक, बीटो पावर, राष्ट्रपति की जो जेब की शक्ति है उसके जेब में होती है, बीटो का मतलब यही है, ठीक। ये सभी देशों में नहीं है, कुछ देशों के पास है, उनके पास, वहां के राष्ट्राध्यक्ष के प्रमुख के पास शक्तियां होती हैं, ठीक, जो दूसरे देशों के लिए लागू कभी भी की जा सकती है, ठीक, या अपने देश के अंदर किसी भी विधेयकों पर निर्णय लिया जा सकता है राष्ट्र प्रमुख के द्वारा, ठीक। बीटो निरपेक्ष, इसको बोलते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट बीटो, एब्सोल्यूट बीटो, एब्सोल्यूट बीटो, ठीक। इंग्लिश आप गूगल से भी सर्च करके देख करके लिख सकते हैं, ठीक, अगर यहां साफ नहीं दिखाई दिया तो एब्सोल्यूट बीटो। इसमें पहले हम लिखेंगे, इसके बाद समझेंगे। लिखेंगे ऐसे बीटो, ऐसी ऐसी बीटो, ऐसी बीटो, ऐसी बीटो जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता, 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 नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा बीटो शक्ति जिसे समाप्त नहीं किया जा सकता क्या कहलाता है, सकता है, समाप्त नहीं किया जा सकता है, वो निरपेक्ष बीटो कहलाता है। क्या कहलाता है, एब्सोल्यूट बीटो कहलाता है। जैसे ऐसी कोई बीटो शक्ति, ऐसा कोई बीटो पावर है जिसे समाप्त कभी नहीं किया जा सकता। ये किस देश के पास है, तो ये लिखेंगे ब्रिटेन के सम्राट के पास है। किसके पास है, ब्रिटेन के सम्राट के पास ऐसी शक्ति है। किसके पास, ब्रिटेन के सम्राट, ब्रिटेन के सम्राट के पास, क्या, ब्रिटेन के सम्राट के पास ये शक्ति है, ठीक। आइए दूसरी चीज हम देखते हैं। तो दूसरी चीज आती है विशेषित बीटो। क्या आती है, विशेषित बीटो। दूसरा लिखेंगे विशेषित बीटो, विशेषित बीटो। दूसरी शक्ति लिखेंगे विशेषित बीटो, विशेषित बीटो, विशेषित बीटो। इसकी इंग्लिश आप खुद लिखेंगे विशेषित बीटो की खोज करके, ठीक, आपको गूगल में मिलेगा। गूगल पे लिखेंगे विशेषित बीटो क्या होती है तो उस पे आपको मिलेगा। इसमें लिखेंगे ऐसा बीटो जिसे विशेष बहुमत से, ऐसा बीटो, इसमें लिखेंगे ऐसा बीटो, ऐसा बीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है, जिसे विशेष बहुमत से, विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है, विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है, विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है, समाप्त किया जाता है। ऐसा बीटो जिसे विशेष बहुमत से समाप्त किया जाता है वो क्या कहलाता है, विशेषित बीटो कहलाता है, ठीक, विशेषित बीटो कहलाता है। इंग्लिश में इसी को बोलते हैं क्वालिफाइड बीटो। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड बीटो। आगे की तरफ लिखेंगे, इसमें ये जो उदाहरण के रूप में अगर देखा जाए को प्राप्त है, यानी उदाहरण में को प्राप्त है, लिख लीजिएगा किसको प्राप्त है, ठीक, को प्राप्त है। किसको प्राप्त है, तो ये लिखेंगे यूएसए के राष्ट्रपति को। किसको, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूएसए के राष्ट्रपति को, के राष्ट्रपति को, ठीक, यूएसए के राष्ट्रपति को ये क्या है, प्राप्त है। तो हम लोगों ने अब तक दो शक्तियों के बारे में, दो वीटो पावर के बारे में पढ़ा, यानी राष्ट्रपति के पास होती है, राष्ट्राध्यक्ष के पास होती है, राष्ट्र प्रमुख के पास होती हैं। ये दो प्रकार, मतलब चार प्रकार की शक्तियां होती हैं, कहीं कहीं तीन ही देता है। तो पहला हमने देखा कि निरपेक्ष वीटो होता है, ठीक, जिसे एब्सोल्यूट वीटो भी बोलते हैं, और दूसरा विशेषित वीटो होता है जिसे क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड, क्वालिफाइड वीटो, ठीक, क्वालिफाइड वीटो, क्वालिफाइड वीटो बोलते हैं, ठीक, नोट कर लीजिएगा, हाँ जा सकते हैं आप, ठीक। आगे देखिएगा, आगे की तरफ निलंबनकारी वीटो। तीसरा जो वीटो शक्ति आती है निलंबनकारी वीटो आती है। क्या, निलंबनकारी वीटो आती है। क्या आती है, निलंबनकारी वीटो, निलंबनकारी वीटो आती है, ठीक, जिसे बोलते हैं सस्पेंसिव, सस्पेंसिव, ठीक, सस्पेंसिव वीटो। क्या, सस्पेंसिव वीटो,
आइए देखते हैं सस्पेंसिव वीटो क्या होता है, निलंबनकारी वीटो। सस्पेंसिव वीटो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। लिखिएगा इसमें सस्पेंसिव वीटो में क्या होता है, लिखिएगा ऐसा वीटो जिसे 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 साधारण बहुमत से समाप्त किया जाता है, जिसे साधारण बहुमत से। अब साधारण बहुमत क्या होता है, हमने बहुत पहले इन सब क्लासों को पढ़ा दिया, ठीक। साधारण बहुमत से शुरुआत में ही 2 3 4 क्लासों के बाद इसको पढ़ाया है, उस पर बहुमत का पोस्टर भी लगाया, थंबनेल लगा हुआ। ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत बहुमत ठीक, साधारण बहुमत से ऐसा वीटो जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जाता है, क्या समाप्त किया जा सकता है, समाप्त किया जा सकता है। ऐसा बहुमत जिसे साधारण बहुमत से समाप्त किया जा सकता है, ठीक। एक किसको प्राप्त है, तो ये फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। किसको, फ्रांस के राष्ट्रपति को, ठीक। ये फ्रांस के राष्ट्रपति को, वहां के राष्ट्राध्यक्ष को क्या है, प्राप्त है। नोट कर लीजिएगा, ये फ्रांस के राष्ट्रपति को प्राप्त है। अब अगला आता है जेबी वीटो। क्या आता है, चौथा आता है जेबी वीटो, ठीक। नोट करिएगा, जेबी वीटो दिखाई दे रहा होगा, आशा है, जेबी वीटो, ठीक। क्या आता है, जेबी वीटो, नोट करिएगा, जेबी वीटो क्या आता है, जेबी वीटो। जेबी वीटो को इंग्लिश में बोलते हैं पॉकेट वीटो। क्या, पॉकेट वीटो, ठीक, पॉकेट वीटो लिखिएगा। जब राष्ट्रपति किसी भी विषय पर कोई भी विधेयक संसद के दोनों सदनों से पारित होकर के आया और उस पर अपना कोई किसी भी प्रकार का निर्णय नहीं देना चाहता है और उसको अपने पास रख ले चुपचाप, यानी अपने जेब में रख ले, तो उस पर कोई भी निर्णय न दे। होता है ना कि संसद के दोनों सदनों से अगर कोई भी विधेयक आता है तो राष्ट्रपति के पास जब वो आएगा तो राष्ट्रपति उसके पुनर्विचार करने के लिए भेज देगा, ठीक। मतलब दोबारा पुनर्विचार के लिए संसद के दोनों सदनों में फिर पुनः भेज सकता है। और अगर नहीं भेजता है, 14 दिन तक अपने पास रखा, लंबित रख लिया, ठीक। उसके बाद भी हमेशा के लिए अगर रख लिया, जैसे डाक संबंधी अधिनियम आया था ज्ञानी जैल सिंह के समय में, ठीक। संशोधन डाक संबंधी मामला, तो पहली बार वही उन्होंने जेबी वीटो का प्रयोग किया था, उस पर कोई अपना निर्णय नहीं दिया। तो इसमें जेबी वीटो में वही चीज लिखेंगे, जब राष्ट्रपति किसी भी विषय पर निर्णय लेने में विलंब कर दे, ठीक। जब राष्ट्रपति किसी भी विषय में निर्णय लेने में विलंब कर दे, यानी व्यवहार में कहें तो हम लोग रोक लगा दे। एक किसको प्राप्त है, तो ये यूएसए के राष्ट्रपति को भी प्राप्त है। ये भारत के राष्ट्रपति के पास तो शक्तियां ही हैं, लेकिन ये यूएसए के राष्ट्रपति के पास भी है। किसके पास, राष्ट्रपति के पास, यूएसए के राष्ट्रपति को भी ये प्राप्त है। और ठीक, तो ये कहीं कहीं ये जो देता है इसमें यही विशेषित जो वीटो है, बीच वाला जो है ये नहीं देता। बाकी निरपेक्ष वीटो, निलंबनकारी वीटो, जेपी वीटो ये देता है, ठीक। विशेषित वीटो नहीं देता है। जो इसमें क्वालिफाइड वीटो है यही वीटो हर जगह नहीं देता है। इसको आपको समझना होगा। अगर नीचे वाला जेबी वीटो, पॉकेट वीटो नहीं दिखाई दे रहा है तो जेबी वीटो में आप लिख लेंगे जब राष्ट्रपति किसी भी निर्णय पर, किसी भी विषय के निर्णय में लेने में उसको रोक दे, ठीक, उस पर विलंब कर दे, यानी व्यवहार में उसको अपने पास रोके रह जाए, लंबे समय तक कोई निर्णय न दे, कोई ऐसा विधेयक या विषय है, तो उसे क्या माना जाएगा कि राष्ट्रपति ने जेबी वीटो का मतलब प्रयोग कर लिया। किसका, जेबी वीटो का प्रयोग कर लिया। तो आप इसको नोट कर लेंगे, ठीक, इसको नोट करेंगे। कहीं कोई दिक्कत इससे संबंधित परेशानी होती है तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बताएंगे। अगली 8वां शक्ति हम लोग पढ़ेंगे, राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश कब जारी किया जाता है और अध्यादेश होता क्या है, हम लोग अगले सेशन में फिर मिलते हैं आपसे, ठीक। आज नया वर्ष है, नए वर्ष पे उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज की तरफ से आप सभी को, आपके पूरे परिवार को नए वर्ष की बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। ईश्वर से कामना है कि आप लोगों को इस साल में वो हर चीज मिले जो आप चाहते हैं। आप लोगों को सुख, समृद्धि, धन, वैभव की प्राप्ति हो, सदैव प्रगति के रास्ते पर रहें, अपनी जिंदगी के हर एक पल को खुशियों से जिएं, आपका हर एक पल मंगलमय हो। मेरी ऐसी कामना है आप लोगों के लिए। नए वर्ष की
पुनः पुनः बारंबार आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।